नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं सका और आज भी स्थितियाँ कुछ वैसी ही हैं कि प्रीमियर वीडियो ही आपके पास जा रहा है। तो काफ़ी इस समय थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया। केवीएस का इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू का सेशन भी लेट नाइट तक चलता है और दिन की क्लासेस भी चलती हैं। थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ जाने की वजह से, लेकिन इस पूरे दौरान में आपकी पढ़ाई कहीं से भी बाधित नहीं हुई। और जो लोग भी केबीएस के इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं वो हमारी संस्था पे जुड़े। हम ऑफलाइन आपके बैचेस कराते हैं, उसके सारी चीज़ों के सारे बारे में उसके बताते हैं। मॉक हो रहा है, डेमोग्राफी चल रही है और विद्यालयों में जाके पढ़ाने की सुविधा भी लिबरस क्लासेस आपको दे रहा है। तो जितने भी केबीएस से संबंधित जो भी छात्र रहे हैं वो लोग जुड़े और वो लोग इसका लाभ उठाएं। इसका उनको ये समझ लीजिए कि आप एक सफलता के दहलीज पे जाके खड़े हैं, बस एक पुश करना है और आप अंदर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वही सारी प्रक्रिया चल रही है। तबीयत भी थोड़ी सी नासाजी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि भाई शाम की क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और एक अन्य चीज भी है कि बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं या सुझाव कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अपना सुझाव दे रहे हैं कि सर, अगर आपकी क्लासेस शाम को 6 बजे हो जाती तो हम लोग के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता। तो अगर आप लोग इस संबंध में भी कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस सुझाव पे हमारी टीम बैठ के सोच के विचार करके बताएगी, तो निश्चित रूप से हम उस पे काम करेंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में भी, उसकी चर्चा हम लोग करते चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया होती क्या है? कि सीखना है क्या, कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला एक धनात्मक परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जैसा कि एक धनात्मक परिवर्तन देखा जाता है और जो धनात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा हो, जो धनात्मक परिवर्तन व्यक्ति को स्वयं महसूस हो रहा है, वह अधिगम की एक अस्पष्टता के बारे में बताता है। ठीक है। तो सीखना क्या है कि बेसिकली एक विस्तृत और मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न स्टेज से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है। सीखना क्या होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन भी परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं और उस परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। सीखने के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात बताई और उनका अपना अपना सिद्धांत, अपनी अपनी थियरी थी। उस थियरी के आधार पर, उस सिद्धांतों के आधार पे उसमें कई सारे तथ्यों को जोड़ते हुए किसी ने अधिगम को प्रयास प्रभाव का सिद्धांत बताया, किसी ने सूझ बताया, किसी ने कहा नहीं, यह सिर्फ व्यवहार का परिवर्तन है। अब इसमें जैसे जिसने समझा वैसे उसने उसकी व्याख्या कर दी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सीखने का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए, उस दृष्टिकोण से एक सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव के रूप में दिखा। नकारात्मकता रही तो उसमें एलिमिनेशन हो गया, वो धीरे धीरे छीण हो गया, दूर हो गया। और जिसमें सकारात्मकता रहे उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया। तो इस तरीके से एक बैलेंसिंग नेचर चला, जिसमें एबिंग हास नाम का एक व्यक्ति आया। उसका नाम था एबिंग हास। और एबिंग हास नाम का एक व्यक्ति आया और इसने कहा कि नहीं, सीखना जो है इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है। इसके बाद से एक्टिविटी, अनुक्रियाएं हैं। फिर इसमें बाधाएं हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक। क्योंकि बाधाओं के द्वारा भी अधिगम परिभाषित होता है, देखने को मिलता है। फिर रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। पुनर्बलन अधिगम की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जिसमें हल का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत या कोई सिद्धांत आप देखें तो उसमें एक पुनर्बलन का प्रभाव देखने को मिलता है। और खासतौर से हल ने अपने सिद्धांतों में इसकी गणितीय व्याख्या की। उसने कहा कि सीखना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अनुभव का संगठन, प्रो एंड क्रो की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि यह क्या है? अनुभव का संगठन संगठन है। अब जैसे आप बात कर सकते हैं किसकी? पियाजे की भी।
कि पियाजे भी अपने सिद्धांतों में इसकी चर्चा कर देते हैं। पियाजे संज्ञान के आधार पर बात करते हैं कि भाई परिपक्वता, जैसे जैसे परिपक्वता आता है बालकों में, उसी प्रकार से उनके अधिगम भी प्रभावित होते हैं, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अंत में इसके लक्ष्य की प्राप्ति, जिस लक्ष्य के लिए प्रेरणा उत्पन्न हुआ था उस लक्ष्य की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। और इसके कई सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन इफेक्टों की चर्चा करते हुए एबिंगहास ने इसके बारे में बताया क्या, अधिगम वक्र की चर्चा की। इसने कहा कि अधिगम वक्र है क्या, कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना प्रारंभ करता है तो वह शीघ्र ही प्रवीण नहीं हो जाता है। जैसे कि कोई साइकिल चलाना शुरू किया तो ऐसा तो है नहीं कि वो तत्काल साइकिल चलाना बैठा और साइकिल चलाने लगे, या मोटरसाइकिल चलाने पे बैठा और मोटरसाइकिल चलाने लगा। वो धीरे धीरे प्रवीण होता है, धीरे धीरे उसमें विशेषता आती है, और उसमें वह सीखने की गति तीव्र कभी होती है और कभी मंद होती है। ठीक है, कभी रुकने सी प्रतीत होने लगती है। और जब यह गति यानी सीखने की गति की चर्चा जब हम करते हैं तो जो इसमें परिवर्तन होता है, यानी कि सीखने की गति की तीव्रता, सीखने की गति की कमी, या सीखने की गति के रुकने का अनुभव होना, ये तीनों स्थितियां जब होती हैं तो इन तीनों स्थितियों के मध्य जो एक ग्राफ पेपर पर इसकी व्याख्या की जाती है, उसी व्याख्या को, उसी चित्र को ग्राफ पेपर पे जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही इसने क्या कहा कि यह क्या है, अधिगम अधिगम का वक्र है। एक कर्व बनता है, एक लर्निंग बनती है। ठीक है, तो इस वक्र रेखा को ही इसने अधिगम वक्र कहा। और इसने कहा कि यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के, जिसमें पहला क्या है, धनात्मक या नतोदर। इसे आप एक अन्य शब्दों से भी कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व। ठीक है, कॉनकेव लर्निंग कर्व। अब कॉनकेव लर्निंग कर्व क्या है कि ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ की दर धीमी होती है और बाद में तीव्रता हो जाती है। प्रारंभ की दर क्या है कि यह सीखने की मात्रा है और यह सीखने का प्रयास है। जैसे जैसे प्रयास की संख्या बढ़ती जाती है, सीखने की मात्रा में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, और सीखने की मात्रा बढ़ते जाती है। तो प्रारंभ में सीखने का दर निम्न होता है, और जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसे कॉनकेव लर्निंग या धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि प्रारंभ में प्रयास किया कि किसी बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखना कैसे सिखाएंगे, लिखना सिखा रहे हैं किसी बच्चे को, तो लिखना सिखाने में हम क्या कर रहे हैं कि उसे पहले गोला बनवा रहे हैं, ऐसे कि बेटा क्या करो, गोला बनाओ। ठीक है, ऐसे गोला बनवा रहे हैं उससे, ऐसे गोला बना रहे हैं उससे। ठीक, फिर लाइन खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। ठीक, और उसके बाद इस गोला को, ये हो गया अंडा, ये हो गया सिपाही जी का डंडा, हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही बार तो बच्चा सीख नहीं रहा है, धीरे धीरे करके उसमें क्या हो रहा है, सीखने की गति में वृद्धि हो रही है। और इसी सीखने की गति की वृद्धि को इसमें परिभाषित किया जाता है। कभी बच्चा ज्यादा सीखने का प्रयास करता है, कभी कम, कभी हमको लगता है कि वो सीख गया है लेकिन वो सीखा नहीं रहता है। ठीक है, तो यह प्रभाव जो होता है ये धनात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से इस दूसरे वक्र की बात की जाए, ठीक, कि दूसरा वक्र कौन सा आता है, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, यानी कि यह सीखने की मात्रा हो गई और यह सीखने का प्रयास हो गया, प्रयास। और प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र थी, लेकिन जैसे जैसे प्रयास की संख्या बढ़ती गई, सीखने की गति क्या होती गई, मंद होती गई। अमूमन ये होता क्या है, जैसे कोचिंगों में भी, कि प्रारंभ में घर से बच्चा चला
तो घर से चला तो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगा कि वो पढ़ना चाहता है, पढ़ना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उस पढ़ने की प्रक्रिया में कोचिंग आया, प्रारंभ में गति बढ़िया थी, नोट्स बनाया, डेली क्लास कर रहा है, और डेली क्लास करते करते नोट्स बनाते बनाते उसी समय में क्या होता है कि कोई उसे पसंद आ गया। अब उसकी क्लास में कम उपस्थिति होती है, बाहर उपस्थिति ज्यादा हो जाती है, और ऐसी स्थितियों में उसके पढ़ने की गति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो यह प्रभाव जो देखने को मिलता है, यह प्रभाव क्या हो गया, या किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, तबीयत खराब हो गई, मन नहीं लगता है, टीचर अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट लेंदी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो पठार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं या ऋणात्मक अधिगम कहते हैं। इसका उपनाम ही डिक्रीजिंग निष्पादन वक्र कहते हैं, इसको ह्रास निष्पादन कहते हैं, डिक्रीजिंग निष्पादन कहते हैं इसको। ठीक है, इस अधिगम में कभी कभी थकान, अनिद्रा आदि के कारण भी क्या होता है कि पढ़ने की गति या अधिगम की गति निम्न होती जा रही है। ठीक है, कि जैसे बच्चा पहली और दूसरी क्लास में अच्छे से पढ़ा और अंतिम क्लास आते आते उसके पढ़ने का मन, क्लास में टीचर के पहुंचते कह रहा है सर आज लिखवाइएगा मत, क्यों सर दिन में बहुत लिखे थक गए। वहां पे स्थिति क्या हो गई कि जैसे जैसे प्रयास की मात्रा बढ़ी है, प्रयास की संख्या बढ़ी है, सीखने की मात्रा क्या होती गई है, कम होती गई है। तो एक प्रभाव ये होता है। ठीक है, अगले प्रभाव की चर्चा अगर हम करें, अगले अधिगम वक्र की, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। लास्ट है ये सरल रेखीय अधिगम वक्र। तो यह क्या है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें दर सदैव समान गति से बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि सीखने की मात्रा और सीखने का प्रयास, ठीक, यह इक्वल होता है। सीखने की मात्रा जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई उसी अनुपात में सीखने की मात्रा में भी वृद्धि होती जा रही है, और इसे समान निष्पादन वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे एक कक्षा 5 में 9 अंक लाता है, कक्षा 10 में 80% लेके आता है। ठीक है, फिर क्लास 11th में फिर 85% लेके आता है, लगभग लगभग इक्वल रह रहा है, सीखने की मात्रा उसकी समान रह रही है, तो इसे समान अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, समान अधिगम वक्र इसे कहते हैं। और एक लास्ट अधिगम वक्र जो आता है जिसे हम एस प्रकार का या सीढ़ीदार अधिगम वक्र कहते हैं, यस आकार का या सीढ़ीदार अधिगम या मिक्सचर्ड अधिगम कहते हैं, कि जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है, एक स्पाइरल फ्लो चलता रहता है। ठीक है, कि प्रारंभ में सीखने की मात्रा जो है वह तीव्र है, बाद में कम, फिर तीव्र, फिर कम, फिर तीव्र, फिर कम। ठीक है, इससे प्रयासों की संख्या पर, प्रयासों की संख्या का प्रभाव सीखने की मात्रा पे बढ़ता है। ठीक, जैसे इसे ही कहा जाता है सर्पिलाकार या सीढ़ीदार अधिगम वक्र, और ये चौथा प्रकार का अधिगम वक्र होता है। ठीक है, ये चौथे प्रकार का अधिगम वक्र होता है। जैसे जैसे कि जब छात्र अगस्त 2020 में होने वाली रीट परीक्षा की तैयारी करता है तो उसका अधिगम तीव्र हो जाता है। अगस्त में परीक्षा होते कुछ समय वे फिल्में देखने, सैर सपाटे में व्यतीत करता है। ठीक, और फिर यूपी टेट की परीक्षा आते फिर उसके पढ़ने की गति तीव्र हो जाती है। ठीक, फिर पीआरटी का परीक्षा आते फिर उसके पढ़ने की गति तीव्र हो जाती है, और इस प्रकार से होने वाला परिवर्तन जो होता है वही क्या कहलाता है, वही अधिगम वक्र कहलाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।